ओके बात ना करें। सो अगर हमारे पास 220 वोल्ट का सोर्स है, जो हाउस होल्ड सप्लाई है या मेन लाइन है हमारी, वो कितनी है 220 वोल्ट का। अगर हमारे पास वोल्टेज है, V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट। और क्या कह रहा है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, और R की वैल्यू कितनी दे रहा है 1200 ओम। तो कह रहा है कि करंट कितनी होगी, तो V इज इक्वल्स टू IR यूजिंग ओम्स लॉ। ये जरूर लिखना होता है ओम्स लॉ। V इज इक्वल्स टू IR। नाउ V कितना दिया है 220 वोल्ट, I हमको नहीं पता, और ये कितना है 1200 ओम। सो दैट इज I इज इक्वल्स टू 220 अपॉन 1200। 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काटो 11, और ये कितना आया 60। 11 बाई 60 से इसमें डिवाइड करो। सो 6 1 इज दैट इज 60, तो 50 बच गया। तो फिर से करो 60 से 11, ठीक है। अब 6 45 8 आ जाएगा, तो 480, फिर 20 बचा, 80 लगाओ, 3 आ गया 180, तो 0.183। सो I इज इक्वल टू 0.183 एम्पियर। द सर्किट करंट, जो सर्किट में करंट फ्लो करती है, दैट इज 0.183 एम्पियर। सर्किट करंट इज 0.183 एम्पियर। अब जरा देखते हैं इसी का भी पार्ट देखिए, हाउ मच करंट। फिर से वैसा ही क्वेश्चन, फिर से करंट पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल विल ड्रॉ। तो मान लीजिए एक आपके पास हीटर की कॉइल है ऐसे, तो ऐसे हीटर है, और दैट इज हीटर की कॉइल, इसमें से कितना करंट ड्रॉ करेगी, उसका प्लग है, और वो हमने लगा दिया। सो हाउ मच करंट इट विल ड्रॉ फ्रॉम मेन सोर्स, जबकि V कितना दिया है 220 वोल्ट, तो ये 220 वोल्ट दिया है। एंड रेजिस्टर कितने का है, रेजिस्टेंस 100 ओम, तो I पूछा गया है यूजिंग ओम्स लॉ। यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू, V दिया है 220, जो कि हमारी हाउस होल्ड सप्लाई का पोटेंशियल डिफरेंस है, और I नहीं पता, और R कितना है 100। सो I इज इक्वल्स टू 220 बाई 100, 0 से 0 गया, तो 2.2 एम्पियर। तो दिस मच करंट, सर्किट करंट इज 2.2 एम्पियर। सर्किट करंट, ये जितनी करंट ये ड्रॉ करेगा इस 2.2। क्वेश्चन नंबर 12.4 देखिए, एग्जाम्पल 12.4। कहा गया है कि टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, एक हमारे पास समझ लीजिए एक हीटर कॉइल है, ये हीटर कॉइल है, हीट कर रहा है, और इसको हमने कितने वोल्टेज पे कनेक्ट कर दिया 60 वोल्ट। तो 60 वोल्ट पे कनेक्ट करने पर ये कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है 4 एम्पियर। अगर ये 60 वोल्ट है, तो एट 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितनी करंट ड्रॉ करता है, इट ड्रॉज करंट, इट इज इक्वल टू 4 एम्पियर।
अच्छा ये बताओ, अगर मैं वोल्टेज को हाफ कर दूं तो करंट कितनी हो जाएगी? हाफ। और डबल कर दूं तो डबल, क्योंकि एज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो वो क्या करना चाहता है? डबल की हाफ। सो बाय ओम्स लॉ V is directly proportional to I. So if potential difference is doubled, then current will be is also doubled. क्यों डबल हो जाएगी? क्योंकि V इसके सीधा प्रोपोर्शनल है. So when potential applied is 120 volt, तो करंट कितनी हो जाएगी? 8 एम्पियर. इसी की डबल हो जाएगी. अभी 4 है, इससे डबल किया तो वो भी डबल. सो इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 120 वोल्ट, देन करंट कितनी हो जाएगी? करंट इज 8 एम्पियर. फिर से समझो, इसके 3 मेथड है. ये मेथड ना पसंद आए तो दूसरा देखो. अच्छा ये बताओ, आर क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर होता है. आर तो नहीं बदलेगा ना. तुम पानी ज़्यादा भर दो तो ज़्यादा वाटर करंट, कम करो, लेकिन टोटी का साइज तो नहीं बदलेगा. तो ये बताओ कि हमारे पहले केस में क्या है? V क्या है? V इज इक्वल टू आई आर. अगर V1 इज इक्वल टू I1 आर, इसके बदलने से ये बदलेगा. ये तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. कभी कांस्टेंट बदलता है? फोर्स ज़्यादा लगाओगे एक्सीलरेशन बदल जाएगा कि मास भी बदल जाएगा? नहीं बदलता. तो अब V2 क्या है बताओ? I2 R. ये बदलना, वो R नहीं बदलना है ना. रेजिस्टेंस तो किसी का फिक्स होता. अगर फिक्स ना होता तो ये क्यों लिखा होता कि ये 10 ओम का है? क्या इसमें कभी लिखा होता फिर ये 10 ओम का है, जो वो अभी रेटिंग करके बाजार में बेच रहा है 10 ओम? फिर लिखा ही ना होता, क्योंकि रेजिस्टेंस ही जब बदल रहा है तो फिर क्यों लिखेगा कोई ये 10 ओम? लिखा है कि नहीं? तो रेजिस्टेंस तो नहीं बदल सकता किसी चीज का. तो अब जरा देखो, पहले केस में ये 60 वोल्ट लगाई तो करंट कितनी हुई, और दूसरे केस में क्या है बताओ? 120. तो करंट हमें नहीं पता ना. और बात सही है. तो इस तरीके से मैं क्या कर दूं, इस यहां से आप आर निकाल लो और उसमें डाल दो. तो आर अगर निकालोगे तो कितना होगा? क्या 15 ओम हो जाएगा? सही है. तो R इज इक्वल टू 15 ओम, और वही इसमें जरा पुट करो. 120 इज इक्वल टू I2 इंटू 15. तो बोलो I2 कितना हो जाएगा? 120 बाई 15. सही है. ये R की वैल्यू निकाली, R यहाँ रख दिया. तो 15 8 जा, I2 कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर. पहले मैंने रेजिस्टेंस निकाल दिया, और रेजिस्टेंस के बाद फिर से ओम्स लॉ लगाया, और ओम्स लॉ लगाने के बाद फिर क्या कर दिया? उसी में वैल्यू डाला. ये भी ना समझ में आए तो एक और है. देखो V1 क्या होता है? I1 R1, I1 R. और V2 क्या होता है? I2 R. और दोनों को डिवाइड कर दो तो बोलो R R कट गया. तो V1 बाई V2 क्या हुआ बोलो? I1 बाई I2. और जरा इसमें वैल्यू डालो. V1 कितना था और V2 कितना था और I1 कितना था, तो I2 कितना होगा बोलो? सही है. तीसरा मेथड ये तो जानता ही हो, R तो नहीं बदलेगा. सो V इज इक्वल टू दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, R निकालना भी नहीं पड़ेगा. तो अब इससे क्या हुआ बोलो? क्या ये 2 आया? अब तो 1/2 किसके इक्वल हो गया? 4/. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो I2 उधर चला जाएगा, और ये 8 एम्पियर. आना कौन सा मेथड पसंद है? फर्स्ट है तो फर्स्ट भी लिख सकती हो, सेकंड भी कर सकते हो. ठीक है. नाउ अब जरा देखें, क्वेश्चन नंबर 8 देखो.
5th और 8th एक्सरसाइज में आ जाओ। So exercises. Now 5th क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। सो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टू रजिस्टर, या इन पैरेलल भी सिंपली लिख सकते हो, पैरेलल टू रजिस्टर, टू मेजर पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब अक्रॉस रजिस्टर, उस रजिस्टर से गुजरते वक्त या उस दुकान से गुजरते वक्त उसकी जेब का कितना ड्रॉप हो गया, पोटेंशियल। जेब में जो पैसा वही तो पोटेंशियल है। टू मेजर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, मेजर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द। देखो एमीटर क्या होता है, क्या एमीटर सर्किट में ऐसा लगा होता है, ये देख लो। और वोल्ट मीटर कैसा लगा होगा, ऐसे। ये सेल है, ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर। बोल बात सही है। इसका काम है कि रास्ते के ट्रैफिक का पता लगाना। अगर मान लो ये बीच ही में खड़ा हो जाए तो नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। ये करेगा तो सही करंट ही नहीं पता लगा पाएगा। इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ये सिंपली किनारे खड़ा रहे और देखता रहे कितने जा रहे हैं। इसको किसी को बाधित नहीं करना है, सिर्फ काउंट करने के लिए खड़ा है ना वहां पे। तो एमीटर है जीरो रेजिस्टेंस, आइडियल एमीटर। और आइडियल वोल्ट मीटर वो जो जा रहा है उससे कहते नहीं तुम हमारे में से मत गुजरो, उसी से गुजरो, सारा पैसा वहीं खर्च करो। तो पोटेंशियल आइडियल वोल्ट मीटर ऐसा होना चाहिए कि इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो, इसमें से कुछ भी ना जाए। हल्की फुल्की करंट जाए मिली एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर में, उतनी ही जाए जो इसकी सुई को हिला सके। तो आइडियल वोल्ट मीटर कौन होगा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि यहाँ से करंट आई, अब उसको दो रास्ते मिल गए, थोड़ी यहाँ से भी जा सकती है, थोड़ी यहाँ से। मान लो 2 एम्पियर आई तो वो कहेगा अच्छा ठीक है, तुम 2 एम्पियर जब करंट यहाँ आ गई हो तो ऐसा करो, यहाँ से 1.99999 एम्पियर गुजर जाओ, तुम मेरे पास से इतनी ही आ जाओ, हम उतने में काम चला लेंगे, रीडिंग ले लेंगे। तो और भी इसका कितना रेजिस्टेंस, जिसमें से करंट ही ना पास हो, क्या उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होगा? ऐसी टोटी जिसमें से पानी ही ना निकले, करंट ही ना जाए। सो आइडियल, इस सेंटेंस को रिपीट करो महाना, आइडियल एमीटर है जीरो रेजिस्टेंस व्हाइल आइडियल वोल्ट मीटर है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। बोलो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को लिख लो। आइडियल एमीटर, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये अलग से सोचना है। आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस और आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 12 वोल्ट बैटरी है और उसको अननोन रजिस्टर पर हमने कनेक्ट कर दिया है। ये देखो, और हमें क्या पता करना है, इसमें से पास होने वाली करंट 2.5 मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर। तो आपको ये पता करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर। अच्छा, V कितना है 12 वोल्ट, I कितना है 2.5 मिली एम्पियर। यानी बताओ ये एम्पियर में कितना हुआ? पीयूष एम्पियर में बदलो, इनसे पूछना। आप बेटा पीयूष बताओ। मिली का मतलब क्या होता है? 1000th पार्ट। और सेंटी का मतलब क्या होता है? 100th पार्ट। और डेसी का क्या मतलब होता है? 10th पार्ट। ये तुम्हें पता होना चाहिए।
इसी तरीके से डेका का क्या मतलब है 10 टाइम्स, हेक्टो का क्या मतलब है 100 टाइम्स, किलो का क्या मतलब है 1000 टाइम्स। 1 किलो सेकंड में कितने सेकंड 1000। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए कि किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, ये पता होना चाहिए। दैट इज कि किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, क्या चीज पता होनी चाहिए कि किलो, हेक्टो और डेकाग्राम और डेसी, सेंटी और मिलीग्राम। ग्राम की जगह सेकंड भी लगा सकते हो। इसका मतलब है 1000 गुना, और इसका क्या मतलब है 100 गुना, और इसका क्या मतलब है 10 गुना, और इसका डेसी का क्या मतलब है 0.1, यानी आप चाहें तो 1/10 भी लिख सकते हो। 1/10, 1 और ये कितना हो गया, बोलो बात समझ में आ गई? फिर से समझो कि देख लो किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, ग्राम की जगह आप चाहो तो मीटर भी लिख लो, और डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, ग्राम की जगह मीटर में। जब तुम नीचे जाओगे 1 किलो में कितने हेक्टो, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर। जब भी नीचे जाओगे एक पायदान तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 10 हेक्टोमीटर। बोलो बात समझ में आई? और जब ऊपर जाओगे तो 1 डेसिमल बढ़ेगा। उल्टा चलो, तो मान लो अगर तुम 1 किलोमीटर में कितने मीटर, कितने जीरो बढ़ गए, 1 जीरो, 2 जीरो, 3, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, तो कितने जीरो बढ़े? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। अगर मैं कहूँ 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर, 1 2 3 4 5 6, जैसा कि इन्होंने बताया 10 लाख। तो दैट इज 1 किलोमीटर इज 10⁶ मिलीमीटर। बोलो बात समझ में आ गई? 6 जीरो बनेंगे। एक सीढ़ी उतरने पे 1 जीरो का इजाफा है, तो 6 सीढ़ी में इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देखो कि तुमने ये बात तो समझ ली है, अब कुछ चीजें और बताओ। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, हाउ मच सेंटीमीटर, बोलो साक्षी। अब बताइए, मीटर से 2 स्टेप उतर रहे हो तो 2 जीरो नहीं बढ़ाओगे? मीटर से यहाँ और यहाँ कितने कदम, किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। तो यहाँ से आओ मीटर से सेंटी तक। तो दैट इज के, और इसी तरह से हेक्टो का H, डेका DA, ठीक है, और ये डेसी का स्मॉल d, ग्राम तो ये ग्राम लिख लो, मीटर लिख लो, ये कैपिटल में D रहेगा, और ये सेंटी का C और मिली का है। ये सारे इनके सिंबल्स हैं। तो अब जरा देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अब ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, तो एरिया निकालना पड़ेगा। ये 1 मीटर स्क्वायर का क्या मतलब है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, समझ में आई? और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। जब स्क्वायर लग जाए तो 2 जीरो बढ़ाओ, और क्यूब लग जाए तो 3 जीरो बढ़ाओ। तो अब यहाँ कितना लिख दूं, 4 जीरो। और 1 मीटर क्यूब में हाँ तो लिखा है, इसका मतलब है 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर और इंटू 100 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 सेंटीमीटर इसका लगा तो दिया। ये समझ में आया? तो 1 मीटर क्यूब में क्या लिखें, क्योंकि क्यूब में फिर क्यूब बन जाएगा ना, तो फिर 3 चीजें होंगी, दैट इज साइड इंटू साइड इंटू साइड, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। 1 मीटर में खुद कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब।
इतनी बात समझ में आ गई। अब तुमसे सिर्फ एक बात पूछी जा रही है पियानी, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर उल्टा चलना है। मिली का मतलब 1/2 मतलब 1000th पार्ट है ना, और सेंटी का मतलब है 1/100, हेक्टो का मतलब है 100 गुना, और सेंटी का मतलब है 1/100। बोलो समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हमारे पास मिली एम्पियर है, तो क्या मैं 1/1000 कर दूं? मिली सेकंड भी हो सकता है, मिली एम्पियर। तो 1000 को मिली कहते हैं, बस इंग्लिश में इतना समझ लो, और 100th को सेंटी कहते हैं। डेसी का मतलब उसी से डेसिमल आया है 1/10। तो क्या लिखे बताओ, 1000 से डिवाइड कर दें? बोलो बात सही है, बोलो। तो क्या चीज हो जाएगा, वैसे भी तुम मिली से पहुंचो यहाँ तो 3 जीरो कम होंगे कि नहीं, उल्टा चल रहे हो ना, तो कितना हो जाएगा 2.5 × 10⁻³ एम्पियर। वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, तो अब क्या करोगे? नाउ सही सर्किट ड्रॉ जरूरी है, जरूरी नहीं उसको पता आपके समझाने के लिए। तो अब लिखो यूजिंग ओम्स लॉ, V = IR। V कितना है, I कितना है, और R निकालना है। तो R कैसे निकाला जाए, 12/, ये चीज नीचे लिख दी, सही है। जो हमारे पास करंट थी उसको वो नीचे आ गया। अब -3 ऊपर चला जाएगा, और डेसिमल हटेगा तो क्या 120 हो जाएगा, और -3 ऊपर जाएगा तो क्या 10⁻³ हो जाएगा। अब इससे कट करो 5 से, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, और 5 × 4 = 5 से और इसको कट कर दो, तो 5 × 4 = 20, और 5 × 8 = इतने ओम हो गया। 4.8 × 10⁻³ ओम, या 10⁻³ भी हटा देना चाहते हो तो क्या 4.8 किलो ओम लिख दोगे, क्योंकि जब भी किलो खोलोगे 3 जीरो हाथ में आ जाएंगे। किलो खोलते ही 3 जीरो है तुम्हारे पास, 1 किलो ओम में 1000 ओम, तो 4.8 किलो ओम में, समझ में आ गई बात। चाहे ये भी लिख सकते हो, और या फिर क्या लिख सकते हो, ये तो आंसर है ही, एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ, 4.8 किलो ओम। बोलो कि यानी समझ में आई बात कि नहीं? यस सर। ये ठीक है। अब देखो नाउ ओके, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं। सर आपने हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट will a bulb of 1200 ohm will draw if it is connected to main supply line of 220 वोल्ट। अगर 220 वोल्ट में कनेक्ट कर दिया गया है और उसका खुद का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सो इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल, हाउ मच करंट एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल of 100 ohm will draw when connected across 220 volt। ठीक है। So if at 60 volt potential difference
current drawn by bulb is 4 ampere, then at 120 volt potential difference what will be current? ठीक है, if at 12 volt applied voltage सर्किट करंट कितनी दी गई है? सर्किट करंट इज 2.5 मिली एम्पियर। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। तो आपको रजिस्टर का रेजिस्टेंस पता करना है। इसको सर ये तो ब्लर हो गया। जरूर ठीक करो। ओके, नाउ देखिए, मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है और मैं इसकी लेंथ डबल कर दूं। ये L लेंथ का है और ये 2L। तो क्या लेंथ बढ़ाने से इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा? ये रजिस्टर है और इसकी प्रॉपर्टी है इसका रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मान लो तुम पानी पटा रहे हो अपने गार्डन में और तुमने लंबी ट्यूब कर दी यहाँ से घंटा घर तक, तो उसमें तेज पानी आएगा कि धीमा? बहुत धीमा, क्योंकि तुमने तो इतनी लंबी कर दी, छोटी सी पाइप है तो खूब तेज पानी आएगा। जितनी लंबी बढ़ाते जाओगे तो पानी कम नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या बात है बताओ? दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है? टू लेंथ ऑफ रजिस्टर। अब मान लो हमारे पास एक यहाँ पर 2 पिन है, क्लिप, और इस क्लिप के बीच में वायर रखना है और यहाँ पर एक एमीटर है और एक स्विच है ये, और यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है। देख लो ऐसा सिस्टम। मैंने यहाँ पर एक वायर लगा दिया, सही है, और जिसकी लेंथ कितनी है? L। और इसमें ये 2 वोल्ट का है तो 2 वोल्ट तो यहाँ पर ड्रॉप हो ही जाएगा, सही। और मान लीजिए मुझे 1 एम्पियर की करंट मिल गई। समझ में आई बात? कोई भी एक वायर हो सकता है, मान लो टंगस्टन का वायर है। तो अब मैं इस वायर की लेंथ ये हटा करके डबल करना चाहता हूँ, मतलब करीब ऐसे डबल कर दी। अभी पहले L थी और अब क्या कर दी? 2L। ऐसा करने से बताओ V पे क्या फर्क पड़ेगा? करंट आएगा सीमी पर धीरे। हमें नहीं मतलब है कि धीमे आएगा तेज आएगा। यश V पे क्या फर्क पड़ेगा? बोलो। कोई फर्क नहीं, क्योंकि 9 वोल्ट का हम लांबा से सेल खरीद के लाए और 9 ही वोल्ट करेगा, वो 8 वोल्ट थोड़ी ना हो जाएगा। जो सेल तुम बाजार से खरीद के लाए लांबा से 9 वोल्ट का, तो 9 ही वोल्ट करेगा कि बदलता रहेगा उसका वोल्टेज? अच्छा, करंट बदल जाएगी। वास्तव में जब तुमने लेंथ डबल की तो क्या उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा? पहले केस में कितना था? पहले केस में R की वैल्यू क्या थी बताओ? V/I। तो R कितना था? 2 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर का 2 ओम था। और अब कितना हो गया है? डबल लेंथ होने पे क्या होगा बताओ? जब 4 ओम हो जाएगा तो फार्मूला लगाओ, V इज इक्वल्स टू IR। V तो 2 वोल्ट ही रहेगा ना, और बोलो R कितना हो जाएगा? तो जो नई करंट है वो कितनी हो जाएगी? 2/4, दैट इज 0.5 एम्पियर, आधी हो जाएगी।
जब आप रेजिस्टेंस डबल करोगे तो क्या हो जाएगी, करंट। रेजिस्टेंस डबल करने का मतलब समझते हो, टोटी को पतला कर देना। तुमने पानी का लेवल नहीं बदला, तुमने टोटी पे ध्यान दिया। टोटी को तुमने कहा यह लंबा कर देना, डबल लेंथ, तो तुम्हें आधा ही पानी मिलेगा। टोटी की लेंथ तुमने क्या कर दी बताओ, डबल कर दी। तो ऐसे जो वाटर करंट है उसका रेट क्या हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा। सो व्हेन द लेंथ इज इंक्रीज्ड, रेजिस्टेंस इज आल्सो प्रोपोर्शनली इंक्रीज्ड। या फिर क्या कह सकती हो, रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट रजिस्टर। रिपीट करो। अच्छा, अब एक बात बताओ, मान लीजिए तुमने पहले जो रजिस्टर था वो इतना पतला था और तुमने इसका एरिया ही डबल कर दिया, दैट इज ए था 2a कर दिया, तो बोलो करंट ज्यादा जाएगी कि कम? टोटी मोटी कर दी तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, पहले पतला था। सो रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर, सेंटेंस कंप्लीट करो बेटा। ये बताएंगे नहीं, आप बताओ। ये क्यों नहीं बता पाती हैं आप, कैसे बता देती? चलो, सो दैट इज पहली बात बताई, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और दूसरा क्या बताया आप रिपीट करो। R is inversely proportional to the area cross section. So मैंने भी तो यही कहा, area of cross section. Resistance of a resistor is inversely proportional to, is inversely proportional, proportional किसके proportional है? To cross sectional area of resistor। फिर से देखें, R किसका प्रोपोर्शनल है? ये इसको कहते हैं 1 है। यदि ध्रुवांशी एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस पे क्या असर आएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। और अगर लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो यानी लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया के बढ़ने पे रेजिस्टेंस कम होता है कि नहीं होता है? इन दोनों को कंबाइन कर दो। कैसे कंबाइन करोगे? इन दोनों को कंबाइन करो, यानी एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो और एरिया के इनवर्स। इधर देखिए, तो R इज नाउ प्रोपोर्शनल टू L बाई A, दो चीज हो गई। और अब इसमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दो, ये तो हो गया। सो R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। ये क्या है? ये आप देखें, अब ये चीज क्या, यानी लेंथ में प्रोपोर्शनल था और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। रो को कहते हैं इट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लिखो, रो इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, RHO। इसको कैसे पढ़ा जाता है? ये ग्रीक लेटर है। रो को कैसे पढ़ा जाता है? हाँ, अब इसे देखें आप। सो आपकी बुक में ये दोनों डायग्राम बने हैं कि अगर लेंथ डबल की जाए, आप अपनी बुक के डायग्राम देखें कि लेंथ के डबल करने पर और एरिया के डबल करने पे क्या क्या हो रहा है। जरा ये डायग्राम देखो बुक पर। एक में मोटा वायर है और एक में पतला वायर है। तो जब आपने मोटा वायर ले लिया आहाना, तो करंट बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? आप बताएं, हम क्या बताएं? एक बार बोलने कम हो जाएगी, हमें कैसे पता चले क्या सही है? अगर आपने थिक वायर ले लिया तो करंट कम हो जाएगी कि बढ़ेगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आराम से जा सकेंगे। इंडिया, अब आप कर्तव्य पथ से, राजपथ से तुम झांकी गुजार रहे हो चांदनी चौक से, मोटा वायर होगा तो सरपट दौड़ेंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं? और एक में देखो डबल लेंथ का वायर है, सही है। अब हमारे पास आती है रेजिस्टेंस। किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? क्या लेंथ पे डिपेंड करता है? क्या एरिया पे डिपेंड करता है? क्या ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि चांदी का तार लो तो अलग, कॉपर का तार लो तो अलग,
टंगस्टन का लो। सो ये जो रो है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ वायर। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इसका क्या नाम है? या तो इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध कह दो, या फिर इसे क्या कह सकते हैं? हाँ बोलो बेटा। ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये कोई मेटल है क्या? नहीं, अब मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये किस पे डिपेंड करता है। हर एक का रेजिस्टेंस, इतना तो तुम प्लेनली जान लो, लेंथ डबल करोगी तो किसी भी मटेरियल का, चाहे चांदी हो, सोना हो, तांबा हो, जस्ता हो, शीशा हो, लेड हो, जिंक हो, इन सब का अगर तुमने लेंथ डबल की तो रेजिस्टेंस डबल हुआ। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल ऑफ वायर। तो क्या 4 चीजें बताई जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? length of the wire, cross sectional area, मटेरियल, specific resistance और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना बोलो, मटेरियल ऑफ वायर। और चौथा टेम्परेचर। बोले ओम्स लॉ से ही टेम्परेचर चला आ रहा है, टेम्परेचर बदलोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कोलिजन्स बढ़ जाएंगे और फिर उसके बाद फिर करंट में कम हो जाएगी। तो किन 4 चीजों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? the length of the wire, area of cross section, nature of the material and temperature. तुम तो बहुत अच्छा जानती हो। सो रेजिस्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल या कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किन पे डिपेंड करेगा? लेंथ। R is proportional to 12। फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया, R is inversely proportional to 1/8। तीसरी चीज क्या बताई? मटेरियल ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ, और चौथा क्या बताया? टेम्परेचर। यानी जो रेजिस्टेंस अगर T टेम्परेचर पर निकालना चाहो, एक है कि रूम टेम्परेचर और एक है T टेम्परेचर, तो 1 प्लस एक कोई कांस्टेंट होता है अल्फा, और जो जितने टेम्परेचर का अंतर करोगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। इसकी हम 11th में देख लेंगे। लेकिन अभी तुम ये समझो कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ाने पर बढ़ेगा। तुम 1000 डिग्री बढ़ा दो तो क्या ये बढ़ नहीं जाएगा? जितना अभी रूम टेम्परेचर से 1000 ज़्यादा कर दो तो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि एक टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। इसकी कुछ कांस्टेंट की वैल्यू होगी, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो अलग बात है। फिर भी 4 चीजें तुम्हें समझ में आ गई? अगर मनीष बताओ रेजिस्टेंस किन 4 चीजों पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर। 1 ओम की डेफिनेशन बताइए। ये तो नहीं कि पिछली क्लास भी पढ़ा है, बिकॉज उसे फिर से खेल शुरू करो। अच्छा कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बताओ। is the ratio of बताते भी नहीं कि चलो सर मेरे को नंबर नहीं आ रहे, कैसे आएंगे अपने बताओ। बोलो रेजिस्टेंस। the ratio of potential difference between two terminals and the current flowing it is called resistance of the resistor. 1 ohm. if the ratio of potential difference रेशो कुछ नहीं होता, मतलब if potential difference applied is 1 volt and 1 ampere of current is flowing through it, then 1 ohm, then the resistance between two terminals then the resistance between these two terminals is, और बात समझ में आ गई? 1 ohm को डिफाइन करिए। when 1 volt of potential difference applied through the conductor and Across the conductor. Across the conductor and the 1 ampere of current is flowing through it, then it is said that the resistance of that circuit is 1 ohm. रजिस्टर की होती, सर्किट का रेजिस्टेंस थोड़ी ना होता है।
रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर, हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर, ठीक है, उस प्रतिरोध की प्रतिरोधकता, ना कि उस विद्युत परिपथ की। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? 4 चीजों पे डिपेंड करता है। ओके, अब हम यहाँ बात करेंगे रेजिस्टिविटी इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये क्या है? रो इज proportionality constant, ये proportionality constant है and it depends on type of material। ये किस पे डिपेंड करता है? It depends on अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी, टाइप ऑफ मटेरियल। जरा फिर से ध्यान दो, हर एक मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी होगी। जरा ध्यान दे, ये चीज होती क्या है आपके, ये एक नई टर्म आ गई ना, एल और ए तक तो सब ठीक चल रहा था, अब ये कहां से आ गई? तो अब यहां तक देखो, रो की वैल्यू क्या बताइए, यहां से देखो आर ए बाई, यहां से देखिए ये हमारा मेन फार्मूला है, लेकिन अगर मैं रो के टर्म्स में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूं बताओ? आर ए बाई। अब मैं क्या करता हूं, यदि मैं एक ऐसा तार लूं जिसकी लेंथ कितनी हो, बोलो 1 मीटर, और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो 1 मीटर स्क्वायर, और इस वायर को तुम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो, कुछ भी अपने मन से कुछ भी कर दो, तो घर में पुराना पड़ा सेलो लगा देना, ठीक, और यहाँ पे एक मीटर लगा देना और एक की लगा देना, उसको क्लोज कर देना। और बात समझ में आ गई? अगर मैं इसको 1 ले लूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है यूनिटी, और लेंथ ऑफ वायर यूनिटी, एम्पियर भी कैपिटल है और एरिया भी कैपिटल है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है एमपी। देखो वो तो यूनिट है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अपने सिंबल होते हैं, जैसे मीटर को भी एम कहते हैं, लेकिन वो यूनिट है, और मास की अपनी कैटेगरी है और यूनिट की अपनी कैटेगरी है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कभी क्लैश कर ही नहीं सकते। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो फार्मूले में यूनिट कभी नहीं आएगी। कह दो यहाँ एम्पियर आ जाए, आ सकता है? जैसे कोई कह दे कि ऐसा I इज इक्वल टू V बाई ओम, आ सकता है क्या? कोई क्लैश ही नहीं कर सकते। तो इसलिए आप देखो, मैंने A को क्या ले लिया 1। अच्छा बताओ, A अगर 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ कितनी है 1 मीटर, सो फिर R कितना हो जाएगा, रो R इंटू 1 मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 मीटर, तो R क्या हो जाएगा, क्या रो जो है R के इक्वल हो जाएगा? बोलो, सुनो, मैंने एक यहाँ वायर रखा, वो कौन सा वायर ले लिया, सिल्वर, और उसकी लेंथ कितनी ले ली और उसका एरिया कितना ले लिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लिया। अब ये और ये 1 रख दिया, तो बोलो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो गई, ये दोनों 1 लेने से। तो इससे पता चलता है रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर, न्यूमेरिकली तो इक्वल हो गई ना, वो वाला ये यहाँ से रो यहाँ रखो और ए इधर ले जाओ नीचे में। सर ये मेटल की रेजिस्टेंस, जैसे कोई चीज नीचे होती है तो ऊपर चली जाती है ऊपर, तो यहाँ रो खाली नहीं बचेगा। अब समझो रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, पहले सुनो फिर बोलना, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। क्या तुम्हें एक सर्किट दिया है और ये रीडिंग दे दी जाए, तो क्या तुम रेजिस्टेंस निकाल लोगे? क्या फार्मूला है रेजिस्टेंस का? V बाई I, तो दोनों रीडिंग को डिवाइड कर देना, क्योंकि रेशो ही तो होता है। तो और तुम्हारे घर में अगर एक सिल्वर का वायर हो 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर, समझते हो ना, 1 मीटर स्क्वायर बहुत बड़ा होगा, जो भी हो तुम यहाँ लगा देना, और जो उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा क्या वही उसकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी। और ऐसा अगर तुम कर सको तो अगला जो चार्ट तुम्हारी बुक का तुम खुद ही तैयार कर लो, रेजिस्टिविटी का चार्ट देखो, अलग अलग मटेरियल लगाते जाओ और चार्ट देखो है रेजिस्टिविटी कि नहीं। और घर का टेम्परेचर 20 डिग्री कर लेना, एसी है तुम्हारे घर में, तब क्या कर पाओगे, जिसके वहां होगा वो 20 डिग्री सेट कर लेगा, क्योंकि इसमें लिखा है एट 20 डिग्री टेम्परेचर, लिखा है क्या?
तो रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल एंड, क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ आ गया, टेम्परेचर बदलोगे तो मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं बदल जाएगी। इस सेंटेंस को पूरा करो, एंड टेम्परेचर। अभी फिर से देखो, पहले मैं रजिस्टिविटी डिफाइन कर रहा हूं। रजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस of that material for unit length of wire and having unit cross sectional area। अगर ये दोनों वन कर दिया जाए तो फिर क्या होगा बोलो? इसके इक्वल हो जाएगा। सो अब इस सेंटेंस को लिखा है, देखिए, रेजिस्टिविटी ऑफ यूनिट लेंथ of wire and of unit cross sectional area, cross sectional area, resistivity of a material, of a material, resistivity of material of unit length of wire and of unit cross sectional area is numerically equal to resistance of wire। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि न्यूमेरिकली इक्वल टू? क्या आप मुझे साक्षी बता सकती हैं कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? देख लो, ओम यहाँ लिखो और यहाँ लिखो मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या लिखो? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हुई? ओम मीटर। नाउ यशिका रिपीट द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। ऑफ द वायर ऑफ उसकी एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। फिर से रिपीट करो। Resistivity of a given material of one unit wire and ये 1 मीटर वायर, 1 meter wire and 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, 1 meter square cross sectional area, then the resistivity of resistor is अभी 5 का बताएंगे, बोलो फिर से देखो। रजिस्टर कुछ नहीं होता है, बोलो। Resistivity of a material of unit length of wire and of unit cross sectional area is numerically equal to the resistance of wire. At that temperature, अब ये भी लिखना बाकी होगा क्योंकि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है। टेम्परेचर तुमने 20 से 25 किया, ये चार्ट पूरा बदल जाएगा। तो एट दैट टेम्परेचर ही तो होगा ना, ये इसमें जोड़ देंगे। बोलो जरा। resistivity of a given matter is Material. of a given material is equal to the resistance of a substance Of unit length and given Of. and of unit cross sectional area at given at temperature। given रिपीट temperature। करो। Resistivity of the material, the resistivity of given material of unit length of wire and unit cross sectional area is numerically equal to the resistance of the wire at a particular temperature। सही है, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लो एट हाँ बोलो, Resistivity होती क्या है? अभी बता। जैसे तुम एक जग लेके जाओ, एक जग में पानी भरवा लो, उसकी कीमत, एक जग में दूध भरवा लो, एक जग में सब चीज भरवाते चले जाओ, तो तुमने सोचा कि एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, 1 मीटर लेंथ सबकी लो और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया लो, उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसका मैं चार्ट बना लूंगी। अब रेजिस्टेंस देखा आपने, अरे सिल्वर का तो बड़ा कम आ रहा है, इसका मतलब है कि ये बेस्ट कंडक्टर है। वास्तव में आप नाप रेजिस्टेंस ही रही हो, लेकिन चीजों को आपने इतना कंस्ट्रेन कर दिया कि सबकी एक जैसी यूनिफॉर्म लेंथ हो, तभी तो पता चलेगा कौन महंगा मटेरियल है, कौन सस्ता है।
तो तुमने सिल्वर का भी उतना ले लिया, कॉपर का भी ले लिया, सबका उतना लिया और सबको उसी सर्किट में रख के देखा और सबके V बाई आई तो निकाल रही हो, रेजिस्टेंस निकाल रही हो। तो रेजिस्टेंस इससे क्या पता चलेगा कि जिसका सबसे कम रेजिस्टेंस होगा क्या वही सबसे बेहतर कंडक्टर साबित होगा। तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका पाएगा, जरा चेक तो करो। क्या 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर किसका पाया गया। इससे तुम्हें क्या पता चलता है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सबसे बेस्ट, ये बेस्ट कंडक्टर हो गया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी उसका सबसे अच्छा है। और ऑन बेसिस ऑफ प्राइस कौन अच्छा रहेगा, कॉपर, क्योंकि वो उतना महंगा पड़ जाएगा प्राइस के जरिए से देखा जाए। और ऑन बेसिस ऑफ वेट तीसरे नंबर एल्यूमिनियम, क्योंकि वो सबसे हल्का है। तो तीनों अपनी कैटेगरी के बेस्ट हैं। कौन, बोलो सिल्वर किस बेसिस पे बेस्ट है, कंडक्टिविटी, मतलब कि सब बेस्ट कंडक्टर है। और ऑन बेसिस ऑफ प्राइस उसकी क्या रेजिस्टिविटी है, यूनिट ओम मीटर लिख दिए, चेक करो, ठीक है। सिल्वर की बताओ, अब एल्यूमिनियम बताइए, -8। तो ये किस बेसिस पे बेस्ट कंडक्टर, ऑन बेसिस ऑफ वेट। अच्छा साक्षी, ये समझ में आया कि मैं सभी को उतना ही उतना रख दूं और फिर सबके जो रेजिस्टेंस आए तो हम देखेंगे कि इस केस में सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है, सिल्वर का। तो बेस्ट कंडक्टर हुआ कि नहीं। तो सबको, हाँ बोलो, तो एक तरह से रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ही है। बस इतना समझ लो कि तुम एक जग में सोना ले आओ, एक जग में पानी, कह दो ये 2 रुपए किलो, ये 4 रुपए किलो, 6 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो, 5 करोड़ रुपए किलो, कहेंगे कि अब सब कंपेरिटिव स्टडी कर रही है और कुछ नहीं है, तो रेजिस्टेंस ही, सिर्फ V/R निकालते जाओ तो तुम्हें उस बेसिस से पता चल जाएगा कि सिल्वर बेहतर है। तो ये तीनों सेंटेंस लिख लें, कौन कौन से। पहली चीज कि सिल्वर इज, सर ये इंसुलेटर से ऐसे कैसे लिए? अभी हम बता रहे हैं, अभी तो हमने समझाएंगे, हाँ क्या, गोल्ड आना चाहिए, बट गोल्ड इतना महंगा है कि उसको एज ए कंडक्टर हम लोग यूज नहीं करते हैं, इतना महंगा पड़ जाता है। सिल्वर से वो करीब टर्म्स में हम पता कर सकते हैं, तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ रेजिस्टिविटी ऑफ, ठीक है, देख के बता देता हूँ कि कितना है। सिल्वर तो बेस्ट है ही है, इसीलिए सिल्वर के बर्तन में राजा महाराजा खाते थे, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो चार्ज है वो उसमें आ जाता था। और कुछ लोग कॉपर के बर्तन में भी सुबह पानी पीते हैं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी चार्ज आ जाता है, तो बॉडी में चार्ज लाने के लिए रात को रख दिया, सुबह पी लिया। और जिसके पास सिल्वर का बर्तन, सिल्वर पीता। नाउ रेजिस्टिविटी ऑफ गोल्ड देख लो, 2.44 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर, तो उससे कोई फायदा नहीं है, वो तो सिल्वर और कॉपर से भी गया गुजरा है। सो रेजिस्टिविटी ऑफ गोल्ड 2.44 इंटू 10 टू द पावर -8। एल्यूमिनियम की कितनी बताई थी, 2.6, तो सब तीसरे नंबर पे। पहले महंगाई में रजिस्टिविटी की बात कर रहा है, तो रजिस्टिविटी फिर कौन सा आएगा, CU। तो रजिस्टिविटी इधर बढ़ रही है, AU 2.44 है ना, तो मतलब ये आएगा AU ना, समझ में आ गया। तो अब हम 4 चीजें लिखें। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर, मतलब ये कह सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। क्या लिख सकते हैं, अगर सिंपली भी पूछा जाए तो सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कॉपर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन बेसिस ऑफ कॉस्ट। क्या लिखेंगे, क्योंकि सिल्वर के तो तार कोई घर में नहीं लगवा सकता ना। और एल्यूमिनियम देख लो, अगर तुम कॉपर के तार बाहर लटकाओगे ना तो भारी होने की वजह से लटक जाएगा, ऐसे तार झूलेंगे,
इतना भारी कॉपर होता है और इनमें हल्का हल्का लटक रहा है, कहीं तुम्हें झूलते हुए तार दिखाई पड़ रहा है? और नहीं तो कॉपर तो इतना भारी ऐसे ऐसे होता है, और डक्टिलिटी भी उसकी ज़्यादा है, जितना खींचो बढ़ ही जाएगा। तो इसलिए कॉपर के नहीं है, सब एल्यूमिनियम के लगे हुए हैं। गवर्नमेंट एल्यूमिनियम के तार यूज करते हैं। तो एल्यूमिनियम इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन बेसिस ऑफ वेट। अब जरा देखें, एक बार रेजिस्टिविटी को डिफाइन करिए। of a material, the of unit length of the wire and unit length of cross sectional area. लेंथ ना लगाओ, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। Unit cross sectional area. सुप्रिया रिपीट करो। Resistivity of a material is equal to resistance of wire in particular term. ऐसे नहीं होता है। हाँ, अभिषेक का बोलो। इसका नाम यूनिट लेंथ ये प्यारे बोला था लास्ट में बहुत अच्छा है। एक बार पीयूष रिपीट करो। चलो, अब आप इस पर बेस्ड दो क्वेश्चन है जो 3-3 नंबर के हैं, उन दोनों को देखिए। चलो, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 12.5। ठीक है, अभी चार्ट डिस्कस कर रहे हैं। बोलो इसमें चौथे नंबर पर कौन आता है? टंगस्टन। टंगस्टन हमारे सब बल्ब में लगता है। बल्ब में फिलामेंट होता है, वो टंगस्टन का होगा, या कहीं पर भी जो हीटर्स हैं उन सब में टंगस्टन लग जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 5th नंबर पे कौन आएगा? निकेल, फिर आयरन, क्रोमियम। मरकरी को बैड कंडक्टर कहा गया, वो भी 7वें नंबर पे आ रहा है। चेक करो। सो मरकरी 8th नंबर पे आ रहा है क्या? 8th नंबर। और मैग्नीज भी और वो है। तो क्या तुम ये कह सकते हो कि जो मैग्नीज है उसका रेजिस्टिविटी 100 गुना ज्यादा है सिल्वर से, कि नहीं कह सकते? देख के बताओ। क्योंकि वो -8 है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब -6 आएगा। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीज इज 100 टाइम्स ग्रेटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो -8 है और वो क्या है? -6, तो 100 गुना ज्यादा हुआ कि नहीं? और अगर हम और बढ़ जाएं तो अब हम एक कैटेगरी में आ जाते हैं, एलॉयज। तो बहुत सारे रेजिस्टेंस में एलॉयज यूज किया जाता है। एलॉयज का मतलब नाइक्रोम, निकिल क्रोमियम से मिला के। तो निकिल है, देखो, और कई चीजें हैं, निकिल क्रोमियम मैग्नीज और आयरन से मिले तो नाइक्रोम। एलॉयज से बनने वाले जो रजिस्टर है, बहुत सारे फिलामेंट में आप सब जगह एलॉयज यूज हो रहा है। कल हम लाके दिखाएंगे आपको, नाइक्रोम भी कॉन्स्टेंट, सबके रोल्स रखे हैं हमारे पास, तो हम सब आपको दिखा देंगे। तो इनमें क्या, वाई एलॉयज आर यूज्ड एज ए रेजिस्टर नाउअडेज। कभी तुमने एलॉय व्हील देखा है स्कूटी में या बाइक में? एलॉय, उसमें अब रस्ट नहीं लगता, पहले रस्ट लग जाता था, लोग पेंट करवाते थे। एलॉय की जो कोई चीज होती है ना, एलॉय जैसे ब्रास हो गया, पीतल में कभी भगवान के अलमारी में पीतल की घंटी, उसमें कभी रस्ट लगता है? एलॉय की एक खासियत, कॉपर में ग्रीन रस्ट लग जाएगा लेकिन एलॉय में नहीं लगेगा। तो मतलब इससे क्या होता है कि एलॉयज है, व्हाई द एलॉयज आर यूज एज रेजिस्टर इन हीटिंग एलिमेंट्स। क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है बुक में से। क्यों यूज किए जाते हैं? बिकॉज दीज आर इनर्ट टू केमिकल रिएक्शन, इनर्ट होते हैं, देयर प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज। तो इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी रहेगी, कभी रस्ट ही नहीं होगा। और दूसरी चीज, देयर मेल्टिंग पॉइंट इज हायर, तो तुम उनको 3000 तक ले जाओ। 4 गैस का जो तुम्हारा गैस है ना, फ्लेम, वो 2000 इनकैंडिसेंसी है, और तुम इसको आराम से 3-4 हजार तक ले जाओ और गर्म करो कमरे को। तो एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। डायमंड का 5000 है ना, तो इनका 3.5-4 हजार आराम से पहुंच जाता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो क्या उनको हीटिंग एलिमेंट के तौर पर यूज कर सकते हो?
और एलिमेंट्स डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं होते। और तुमको एक ये भी चीज बताई थी कि उनका अल्फा लगभग 0 है, यानी टेम्परेचर के बदलने पर एलॉय का रेजिस्टेंस नहीं बदलता। तो कितनी अच्छी बात है, हमें कोई एसी की भी जरूरत नहीं, सुप्रिया भी अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर सकती है, नहीं तो कितनी बड़ी बात है। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए कि एलॉयज देयर रेजिस्टेंस डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, सही है। तो कॉन्स्टेंटन हो गया, मैंगानीन हो गया, नाइक्रोम हो गया। मैंगानीन किससे किससे मिलके बना है जरा बताइए तो। निकिल, मैंगनीज और कॉपर। नाइक्रोम किससे मिलके बना है? ग्रो है ना, नाइक्रोम, निकिल, क्रोमियम, आयरन और मैग्नीशियम। मैंगानीन किससे मिलके बना है? चल करो देखो, मैंगानीन है, मैंगनीज तो हो ही गया, और क्या निकिल का भी वर्ड आ गया, कॉपर तुम याद करो, ठीक है। अच्छा, और कॉन्स्टेंटन किसका है? ठीक है, कॉपर तो 2 में है ये नहीं, और निकिल 3 में है, ठीक है। सिर्फ आपको ये याद रखना। सो हम ये कह सकते हैं एलॉयज आर बेटर रजिस्टर बिकॉज देयर रेजिस्टेंस इज नॉट फ्लक्चुएट्स विद टेम्परेचर, मतलब फ्लक्चुएट नहीं करता टेम्परेचर के साथ, बदलता नहीं है, नॉट वेरीज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। समझ में आ गई बात? तो इसलिए हम एलॉयज को हीटिंग एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि जो एलॉयज हैं, ये आपकी कॉपी में लिखे हैं, उनका रेजिस्टिविटी सिल्वर से कितने गुना ज्यादा है मनीष? जरा देख के तो बताओ। कोई भी एक एलॉय अपने मन से इसमें देखो, और देखो सिल्वर से 1000 गुना। बोलो 1000 गुना है ये, क्योंकि 49 तो सही, उसमें भी 10 लगा हुआ है, 10 वहां और 100 वहां। सो देयर रेजिस्टेंस इज 1000 टाइम्स ग्रेटर देन सिल्वर। और क्या आप मुझे बताएंगे जो इंसुलेटर है उस वहां तक पहुंचने के लिए आपको कितने जीरो लगाने पड़ सकते हैं? बोलो। ये बहुत सही कह रहे हैं, कितना अच्छा इन्होंने बताया। बोल रहे हैं कि 10 to the power 14 तो यही है, और 8 वहां के, तो लगभग 20 के करीब जीरो लगाने पड़ेंगे ना। वो -8 है और ये +14 है, तो कितना फर्क हो गया? मतलब जैसे यहाँ -8 से सफर करो, इसमें कितना लगाओ कि 10 to the power 10 आ जाए? 10 to the power 18 नहीं करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पहुँचोगे। इतने जीरो और इतने गुना ज्यादा है, नहीं समझ में आई बात? हाँ। चलो बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? कि इंसुलेटर्स में कौन कौन से आ जाएंगे बताएं? एबोनाइट, ये देखो एबोनाइट हमने पहले भी लिखा है, आग्नूस की छड़ है ना, एबोनाइट। लकड़ी है, आग्नूस के पेड़, निगेटिव चार्ज हो जाती है इसको अगर फ्लैंडेट से रगड़ो। कौन सी पेड़ की? कौन से पेड़ की? आग्नूस। चलो अब जरा देखो उदाहरण संख्या 12.5 11 चलो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक मेटल की लेंथ कितनी है बोलो? 1 मीटर। और इसका रेजिस्टेंस कितना है? 26 ओम। यूनिट से पहचाना करो फिजिकल क्वांटिटी। अगर ओम मीटर दिया होता तो क्या तुम इसे रेजिस्टिविटी लिखते? और ओम दिया है तो दोनों की मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है ना, मतलब रेजिस्टर की जगह ही रेजिस्टिविटी लिख देंगे फॉर्मूला। ऐसे यहाँ नहीं लिख सकते, वो तो इसके स्टैंडर्ड है। क्या सब कुछ वहाँ तुम्हें 1-1 किलो का इतना बड़ा लोगे? छोटा सा वायर मिलेगा आपको, तो इसलिए कभी इक्वल तो होगा नहीं। रेजिस्टिविटी दिया हो हाँ, तो फिर क्या? रजिस्टिविटी को रजिस्टिविटी की जगह लिखो फार्मूले में। हाँ, फार्मूले में डालना है जो चीज दिया हो। आगे देखो और क्या दिया है? क्या टेम्परेचर फिक्स कर दिया है? तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम फार्मूला लगाने के लिए ऑथराइज। टेम्परेचर तो फिक्स होना चाहिए ना, ओम्स लॉ लगा रहे हो, कायदे से इनको हर क्वेश्चन में टेम्परेचर फिक्स कर ही देना चाहिए, नहीं तो बच्चे डरते रहेंगे पूरी जिंदगी भर टेम्परेचर ही फिक्स नहीं किया, मैं ओम लॉ लगा के आ गया,
टेम्परेचर का तो कुछ दिया ही नहीं था, तो डर नहीं हो जाएगा, तो हर क्वेश्चन में लिखें। अब जरा देखो, इस वायर का डायामीटर कितना है? तो अगर डायामीटर 0.3 है, 0.3 mm, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि जो डायामीटर है वो मीटर में कितना है एकलव्य? बोलो। 10⁻⁴ वो सही है, सही बात कह रहे हो। इस 10⁻³ का तो मीटर में बदल दिया। अब रेडियस बताओ, क्या d/2? लेकिन d/2 कितना होता है? 0.3 का हाफ बताओ जरा। यहाँ 1 नहीं आएगा, हाफ करो इसका, तो 0.15 उसका तो आधा करना पड़ेगा कि बढ़ा दोगी। 10⁻³ मीटर हो गया, r आ गया। अब तुम एरिया कैसे निकालोगी? क्या πr²? बोलो, क्योंकि एरिया इसका कैसे निकले? डायामीटर दिया है रोमिन की नहीं? डायामीटर तक बात समझ में आई, और रेडियस भी समझ में आ गया क्योंकि उसका हाफ कर दिया। अब मुझे बताओ, इसका तुम क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालोगे? बताओ। πr², क्योंकि ये सर्कुलर होगा ना। πr² कितना होगा? 3.14 इंटू 0.15 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। देख लो, πr², सही है, ठीक। अब हमारे पास ये चीजें आ गई। और भी कुछ दिया है क्या? ये और कुछ नहीं दिया, और कुछ नहीं दिया। सो लेट अस, पाई की वैल्यू क्या लेंगे? डेसिमल में ही निकालें, उतना कुछ इशू नहीं है। आपको क्या चीज चाहिए इसमें बताओ? रजिस्टिविटी का फार्मूला अर्पिता बताइए। RA/N। रो इज इक्वल्स टू RA/R। कितना दिया है? 26, और ये क्या πr²? तो अभी R ही लिख लो। अब यहाँ लिखो 26, 3.14, और यहाँ क्या लिखें? एरिया डबल नहीं हो जाएगा? दो तरफ का अभी कर देते हैं डबल, जैसा आप करेंगे वैसा कर देंगे। और लेंथ कितनी है? वो यूनिफॉर्म लेंथ का है। कोई ये वाली चीज कह रहे हैं कि वायर को, वो अगला क्वेश्चन है जो तुम कह रही हो कि एक के ऊपर इट इज डबल डाउन इट। तुम अगले क्वेश्चन की बात कर रही हो, ये मत अभी करो। ये कह रहे हैं कि एरिया डबल हो जाएगा, वायर इज डबल डाउन इट, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। वो नहीं करना अभी मैं बता रहा हूँ ना, वो गलत क्वेश्चन देख रही है। अभी ये वाला है ना, वो अगले में पढ़ो, वही लिखा है, दैट इज वायर इज डबल डाउन इट, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। है बात की नहीं? यहाँ पे करें हम अपना काम। चलो, रो ये हो गया, इसी की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ गया। 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 26 इंटू 3.14, अंशिका 0.15 का स्क्वायर करो। 2.5। बोलो, ये कितना अच्छा जान ली, 0.0225। बहुत सर अच्छा। इसने बताया था, मैंने बताया, इसने बताया। और क्या, ये इसने लोग, बताया था सर सृष्टि में। मैंने बताया। ये सही है। वैसे उसने कहा इट टू ब्रूटस, जूलियस सीजर के साथ कॉन्स्पिरेसी हो गई थी, तो उसने बोला ब्रूटस तुम भी मुझे चाकू घोंपने आ गए। बहुत बड़ी बात है। जूलियस सीजर रोम का सम्राट था, तो उसके सबसे वफादार ने भी, तो ये उसने बोला सृष्टि तुम भी इसमें शामिल हो। देखो अब यहाँ तक बात हो गई, समझिए इसको 2 पॉइंट, यहाँ तक इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तीनों को। पहले इन दोनों को करो जरा, अभिषेक को कर ही रहा, करो उसको, दूसरे की ओर मत देखो, तुम्हें करना है तो कर लो, बता दो। 8164 है क्या? देखो 26 का करो इंटू 3.14, 4 6 जा
4 छंग 24, 4 दूनी 8 2 10। 81.6 क्या है? 64 है। और ये देखो 0.0225 का भी मल्टीप्लाई करो, इसका भी करो। 81.64 into 0.0225, 5 चौको 20, 5 छक्का 30 2 32, 5 3 8 40। अब 2 से करो 162 163, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 8 2 3 1 6 0 0, एक कैरी हो गया, 8 8 16 17 18 19। 183.69 क्या है? 183.69 कितने डिजिट पे डेसिमल है? 4 तो 6 के पहले लगाओ जरा। तीन डिजिट के बाद आता है क्या? हैं? 3 डिजिट के बाद 8 19 16 17 18 19 और 4 6 10 3 13। देखो 4 और 2 6 1 2 3 4 5 6 1.0 देख लो, ये आया है मेरा 1.83 है या 84 लिख लो, और इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। ये 6 है, 6 लिखो इसको, सही है। अच्छा अब बताओ तुम इसको, अब अपने चार्ट पे देखो, ये चीज किसकी है? क्या ये मैग्नीज की है? बताओ। हमने इसको 4 कर दिया, तो चार्ट में किसकी आई? मटेरियल इज, इसको भी लगा देंगे। अच्छा अब हम आपसे कुछ चीजें पूछ लेते हैं। दैट इज डिफाइन रेजिस्टिविटी। सर हाँ ऐसे क्वेश्चन आता है क्या कि अभी 20 डिग्री सेल्सियस पे ये है तो 15 डिग्री नहीं। सेल्सियस मतलब हमारे पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा ना पूरा किसी भी क्वेश्चन में। कुछ भी चेंज नहीं होगा तुम्हारा। चलिए मैं रखिएगा। नहीं इसमें लिखा है नाउ डिफाइन रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है। 2 रेजिस्टेंस of a metal wire of length of 1 meter is 26 ohm at 20 degrees Celsius. Find its resistivity. On what vector does resistance of wire and resistivity depend? दोनों अलग अलग हैं। रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी 2 फैक्टर पर। टेम्परेचर एंड चलो दो बता दो टाइप ऑफ मटेरियल। साक्षी रेजिस्टिविटी की आखिरी लाइन में इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। वायर है ना, मटेरियल होगा ना वायर। बस इतने क्वेश्चन कर लो, आज की छुट्टी है तुम्हारी। टेम्परेचर